Hello and welcome back students to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया। तो जिस तरीके से हमने और चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने वन शॉट वे के साथ कवर किया है, इसी तरीके से आज की इंपॉर्टेंट क्लास को हम अपने चैप्टर नंबर 3 को समकालीन दक्षिण एशिया को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इस शब्द का मतलब क्या है समकालीन दक्षिण एशिया? तो देखिए दक्षिण साइड के जितने भी देश हैं उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत भी इसी का अंग है और चीन भी इसका अंग है, मगर चीन को इसका अंग माना नहीं जाता। ठीक है, आपको याद रखना है दक्षिण एशिया के भाग में चीन को इसका अंग नहीं माना जाता, बाकी सब देशों को इसका अंग माना जाता है। तो इस चैप्टर में हम हर एक देश की अपनी अपनी थ्योरी समझेंगे। यानी पाकिस्तान जब बना तो उसके अंदर क्या क्या सिचुएशन आई, किस तरीके से वहां लोकतंत्र आया, फिर सेना का तंत्र आया, और बांग्लादेश किस तरीके से आजाद हुआ पाकिस्तान से निकलकर, श्रीलंका के अंदर क्या क्या स्थिति थी, नेपाल में क्या क्या स्थिति थी, तो वो सब चीज हम समझेंगे। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। दक्षिण एशिया में कुछ देश आते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्टिंग करते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या सिचुएशंस थी और किस तरीके से वहां पे सत्ता छिनती जा रही थी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से शासन चल रहा था, कभी लोकतंत्र तो कभी सेना तंत्र, कभी लोकतंत्र कभी सैन्य तंत्र, इस तरीके से चीजें चल रही थी। वो क्यों चल रही थी उसके बात करेंगे अभी। फिर पाकिस्तान में संविधान निर्माण के बाद शासन जनरल अय्यूब खान के हाथ में आया, इनके विरुद्ध जनता का गुस्सा हो गया और इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट यहां से बन गया आपका, बहुत शॉर्ट में लिख रखा है मैंने कि संविधान निर्माण के बाद शासन जनरल अय्यूब खान के हाथ में आया, इनके विरुद्ध जनता का गुस्सा बड़ा पड़ा, इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, रॉन्ग का निशान लगा दिया। शासन सैनिक शासन, यानी कि बेसिकली क्या है, अब जब इनका पद हटा तो शासन जो है वो सैनिक शासन के हाथ में दोबारा चला गया, उसका रास्ता साफ हो गया। और ये सैनिक शासन किसने संभाला? याहिया खान ने संभाला। इनके चलते पाकिस्तान बांग्लादेश का संकट देखने को मिला, यानी कि इन्होंने अपनी ऑथोरिटी, अपनी रिस्पांसिबिलिटी, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बांग्लादेश की तरफ के लोग यानी बंगाली साइड के मुस्लिम पे इतने ज्यादा लागू कर दिए कि उन्हें विद्रोह करना पड़ा और विद्रोह में भारत का साथ देना पड़ा। और इसी के चलते 1971 का युद्ध हो गया था भारत और पाकिस्तान का, जिसके अंदर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा था। ठीक है, पाकिस्तान को उसकी हार झेलनी पड़ी। शासन किसके हाथ में पहुंच गया? सैनिक शासन के हाथ में, और याहिया खान हो गया। याहिया खान के दौर के अंदर ही 1971 का युद्ध हुआ था, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल आए। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी, ये ध्यान रखिएगा, सरकार, यहाँ भी सरकार, यहाँ पे सैनिक शासन, सरकार बन गई जुल्फिकार अली भुट्टो की, जो 1971 से 1977 तक ही चली। अभी क्यों चली? क्योंकि एक नया नेता आ गया था जिसका नाम था जियाउल हक। इन्होंने इनकी सरकार को गिरा दिया किसी भी तरीके से, वो तरीके नहीं बताए, उन तरीकों से कुछ हरा दिया इन्हें और हरा कर अपनी सरकार का गठन किया जियाउल हक ने। परंतु इनकी सरकार 1982 के बाद ही विघटन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जो कि लोकतंत्र के खिलाफ जा रही थी, तो इसलिए इनकी सरकार जो विघटन हुआ। अब दोबारा से पूरी शासन की बागडोर किसके हाथ में आ गई? जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गई। वो कैसे? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो ने आप चुनाव लड़ा और वो जीती 1988 में, और इनके दौर के अंदर इनकी बेटी में सरकार बनी। इसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में बेनजीर की पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द ही घूमती रही, यानी कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी उधर। ये अवस्था 1999 तक चली। ठीक है, बहुत इजी मेथड में हमने बता दिया आपको। पाकिस्तान की सभी चीजें समझ में आ गई। संविधान निर्माण के बाद कौन आया था? कौन आया था? अय्यूब खान आए थे। ये क्यों हट गए थे? ये का पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि जनता के खिलाफ इनका वो जनता इनके खिलाफ हो गई थी, गुस्सा आ गया था, उन्हें भड़क उठी थी इनके खिलाफ। शासन फिर सैनिक शासन के हाथ में आ गया था और सैनिक शासन के लिए रास्ता साफ हो गया था। जैसे याहिया खान ने अय्यूब खान ने अपना रास्ता छोड़ा था, पद छोड़ा था, तो याहिया खान इसके अंदर आ गए थे और इन्हीं के चलते भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी, जिसको जियाउल हक ने 1977 के अंदर हरा दिया। परंतु जियाउल हक की सरकार 1982 के बाद ही विघटित हो गई, क्योंकि वो लोकतंत्र के द्वारा कोई भी काम नहीं कर रहे थे। और फिर से दोबारा सरकार किसकी बन गई? जुल्फिकार अली भुट्टो की बन गई, जो कि अब उनकी बेटी सरकार चला रही थी, जिनका नाम था बेनजीर भुट्टो। और इसी के बाद ये अवस्था 1999 तक चलती रही कि बेनजीर भुट्टो की सरकार और मुस्लिम लीग की सरकार, इन दोनों में आपसी होड़ ही इर्द गिर्द घूमती रही पाकिस्तान की राजनीति। तो ये था हमारा 1999 तक की कहानी। थोड़ा सा पॉइंट और बचा है, वो कवर कर देते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर सैनिक शासन दखल दिया, यानी सैनिक शासन ने दोबारा से दखल दी पाकिस्तान की राजनीति के अंदर, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया। और फिर कुछ समय बाद 2001 में अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवाया और सैनिक शासन कायम किया। परंतु सैनिक शासन ने ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए अपने आप को और पाकिस्तानी जनता को लोकतंत्र के द्वारा चुनाव भी करवाए, और जब से लेकर अब तक 2008 से लोकतंत्र के द्वारा ही चुने हुए नेता शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पाकिस्तान का टॉपिक बना। अब आपने चीज नोटिस करी, इसमें कभी सैनिक तो कभी लोकतंत्र।
तो ये कारण क्या है इस चीज, पहले इसका कारण क्या बना, देखो कारण मैंने यहाँ लिख दी, पहला सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी हरिजनों का दबदबा, यानी कि यहाँ पे सेना का दबदबा काफी रहा, धर्मगुरुओं का दबदबा काफी रहा और भूस्वामी हरिजनों का भी दबदबा काफी ज्यादा रहा था। ये कुछ कारण थे जो कि यहाँ पे सरकार एक स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी, कभी कोई दखल देता था, कोई कभी कोई देता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत। अब पाकिस्तान और भारत की हमेशा तनातनी बनी रहती है, कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी मुद्दे पर। तो सैन्य शासन ये आश्वासन दिलाता था कि भारत से निपटने के लिए हमें ही चुनिए आप, या पाकिस्तान की भागदौड़ सैन्य शासन के अंदर हाथ में रखिए, क्योंकि जब सैन्य शासन रहेगा तो पाकिस्तान और इफेक्टिवली काम कर पाएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विश्व समर्थन प्राप्त नहीं, यानी कि इसे कोई भी अंतरराष्ट्रीय विश्व समर्थन नहीं मिल पा रहा था, ये कोई भी हिसाब भी नहीं दे रहा था कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हो अपने देश के अंदर, कोई स्थायी शासन चलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके साथ, ठीक है। अमेरिका और आतंकवाद, अमेरिका के द्वारा भी इसमें सैनिक शासन को बढ़ावा दे रहा था, और दूसरा आतंकवाद, आतंकवाद यानी कि इसके आतंकवाद पीड़ित की वजह से बड़ी-बड़ी महाशक्तियां इसके समर्थन दे रही थी, भैया हां सैनिक शासन कर लो या ये कर लो, इस तरीके से, यानी कि आपको पता होगा पश्चिमी देश अमेरिका को अपना रखवाला भी मानते हैं, ये इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो अमेरिका और आतंकवाद, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि कारण बने कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम स्थायी रूप से नहीं हो पा रहा था। तो ये आपके पाकिस्तान का टॉपिक पूरा फिनिश हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की तरफ और समझते हैं उसके हर एक टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश के अंदर आखिर किस तरीके की स्थिति बनी। तो देखिए 1971 में ये अलग हो गया, 1971 में एक स्वतंत्र देश बन गया है। कैसे? संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पश्चिम पाकिस्तान जो था उसने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, यानी कि उस समय कौन नेता थे? याहिया खान नेता थे, ठीक है। तो उस समय में याहिया खान ने उर्दू भाषा की, उर्दू संस्कृति को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया कि पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर भी उर्दू को थोपा जाने लगा, उनकी संस्कृति को चेंज करने लगा, यानी कि वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो थे वो थे तो मुस्लिम, मगर वो बंगाल की साइड के थे, तो उन्हें बंगाली ही उनकी संस्कृति थी, तो वो खत्म कर कर उनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी। और साथ में ही सारे बड़े-बड़े नेता जो थे वो पश्चिम की साइड में रहते थे, तो पश्चिम साइड रहने के कारण वहां पर जो भी विकास होता था वो पश्चिमी साइड तक ही रह पाता था, इधर तक आता ही नहीं था। तो यहाँ के लोगों की मांग थी भाई तुम हमें ध्यान ही नहीं देते तो हमें अलग कर दो, हम खुद अपना विकास कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक नेता खड़े हुए जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान खड़े हुए और पूरे पाकिस्तान का चुनाव होगा, और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा भारी बहुमत से जीता वो शेख मुजीबुर रहमान थे। अब भाई पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ने सोचा कि ये शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से जीते हैं और ये रहते कहाँ है? पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, तो सभी चीजें तो रिसोर्सेज वहां से ली जाएंगी, मेरे नेता जहां होता है वही राजधानी बन जाती है, बन गए जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं वही राजधानी क्या रहेगी, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से पश्चिमी नेताओं ने इस चुनाव को मानने से ही इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ये चुनाव ठीक नहीं हुए, ये गलत है, और साथ में ये करने के साथ साथ उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार भी कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद अब क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तानी जनता ने, यानी बांग्लादेश की जनता ने अपनी आवाज उठा ली और आवाज उठा के विद्रोह करना शुरू कर दिया, और इस विद्रोह को याहिया खान ने बहुत चाहा कि वो दब जाए, और हजारों लोगों की जानें भी चली गई। उन्होंने दबाया, सेना भेजी, कई तरह की कार्रवाई की और उसी विद्रोह को दबाने की कोशिश करी, और ये दबाने की जो कोशिश करी उन्होंने, तो इससे भारत को भी यही तरह से चुनौती का सामना करना पड़ा। वो कैसे? क्योंकि ज्यादा हजारों लोग पाकिस्तान से पलायन कर भारत के अंदर आते जा रहे थे कि हमारी हेल्प कीजिए। भारत ने उस समय हजारों लोगों की शरणार्थी की प्रॉब्लम को दूर किया था, और फिर भारत ने देखा कि भैया हाँ आपका मत बिल्कुल ठीक है, आपकी सभ्यता की मांग की हम समर्थन करते हैं और आपको वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की तरफ से युद्ध लड़ा 1971 के अंदर, और पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित किया। तो यहाँ से आपका पूरा बांग्लादेश बन गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कोड ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, बट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप जल्दी से याद कर सको। आपको एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करो, एक किताब पढ़ो अपनी, तो उसमें आपको पूरी पूरी डेफिनेशन ना पढ़नी पड़े, आपको समझ में आ जाए संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान, आपको उसके बारे में थोड़ी, इसके आगे थोड़ी सब पता आनी चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान ने ऐसे संघर्ष किया था, ये बातें थी, किस तरीके से था, तो वो सब आता चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब बांग्लादेश तो बन गया, अब वहां के लोकतंत्र की बात करते हैं कि वहां लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। तो जब बांग्लादेश का उदय हुआ तो वहां के जो लोकतंत्रकारी थे, यानी कि लोकतंत्र जो बना वहां पे वो इसी भारत के ऊपर ही बेस्ड बना, यानी कि धर्मनिरपेक्षता है ना, और भी कई चीजें, संसदीय प्रणाली को अपनाना, हर एक चीज के अंदर पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट रखना, सभी चीजों को उन्होंने ऐसे किया जिस तरीके से भारत का संविधान है, करेक्ट, यानी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मगर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान के अंदर संशोधन किया, अब उन्होंने संविधान के अंदर चेंज किया और संसदीय प्रणाली की जगह पर उन्होंने अध्यात्मक प्रणाली को अपनाया, और अध्यात्मक प्रणाली को अपनाते ही अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में भी करवा दिया। यानी कि संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होगा, इसके अंदर प्रधानमंत्री प्रमुख हो, और अध्यात्मक प्रणाली का मतलब होगा इसके अंदर राष्ट्रपति प्रमुख हो देश का। उन्होंने पहले ये चेंज किया, फिर अपने आपके निर्वाचन भी करवा लिया, और इतना ही काफी नहीं था, अब जब कोई देश बनता है तो उसमें और भी पार्टीज बनती हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के सिवा हर एक पार्टी को बर्खास्त कर दिया कि कोई पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, अध्यात्मक प्रणाली अपनाई कि बाकी सभी पार्टियों का समाप्ति। तो इस तरीके से ये लोकतंत्र की यहाँ से शुरुआत हो रही है, और ये बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं उनको। और स्टूडेंट्स, परिणाम स्वरूप तनाव और संघर्ष स्थापित हो गया।
यानी कि अब ये हुआ कि उन्होंने 1975 के अंदर ये भी संविधान में संशोधन किया कि हम संसदीय प्रणाली पे नहीं अध्यात्म प्रणाली पे चलेंगे। हाँ, उन्होंने ये करने के बाद अपना निर्वाचन भी अध्यात्म प्रणाली के रूप से यानी कि राष्ट्रपति के रूप में करवा दिया। तो इसके बाद परिणाम ये आया कि वहां की जनता भड़क उठी और सेना ने विद्रोह करना शुरू करा और सेना ने विद्रोह ऐसा किया कि शेख मुजीबुर रहमान इस बगावत के अंदर सेना के हाथों ही मारे गए। वह सेना के हाथों ही मारे गए 1975 में। ठीक है, फिर उसके बाद सैनिक शासन यानी कि उसके बाद क्या हुआ, एक सैनिक शासन निकल कर आया जियाउल हक। इन्होंने अपनी नेशनल पार्टी बनाई, ठीक है, नेशनल पार्टी बनाई, परंतु इनकी भी हत्या हो गई किसी कारणवश। फिर लेफ्टिनेंट एच एम इरशाद ने सैनिक शासन स्थापित कर दिया। अब की बार जो सैनिक शासन स्थापित हुआ, इसके अंदर जनता, बांग्लादेश की जनता ये विद्रोह लेकर खड़ी हो गई कि अब हम किसी भी सैनिक शासन के अंदर नहीं रहेंगे, हमें लोकतंत्र चाहिए। और इस विद्रोह के अंदर सबसे आगे जो चल रहे थे वो सभी छात्र थे। छात्र इसमें आगे चल रहे थे कि हमें लोकतंत्र कायम करना है, हमें लोकतंत्र चाहिए। इन सभी सिचुएशन के कारण जो एच एम इरशाद थे वो भयभीत होकर, क्योंकि अब तक जो भी नेता बन रहा था वो मारा जा रहा था या हत्या हो गई उसकी। तो इन्होंने कुछ सरकारी गतिविधियों के अंदर छूट दी और फिर अपना निर्वाचन कुछ समय बाद राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। मगर जनता को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के आगे उनको झुकना पड़ा और साथ में अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद को छोड़ना पड़ा। ठीक है, परंतु बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र समर्थन में खड़ी हुई, इसमें छात्र आगे थे। फिर कुछ गतिविधियों में उन्होंने छूट दी, अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवाया, परंतु इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट आ रही है लास्ट। फिर आखिर में 1991 में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हुआ और यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र फाइनली स्थापित हो गया। सो होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनकर आते हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। सो इसमें कोई डाउट आप तक नहीं रहना चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि रहा भी नहीं होगा। बट फिर भी इन केस कहीं भी आ जाए आपको डाउट तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे सब सैनिक शासन आया, लोकतंत्र आया, हमने हर एक नेताओं के नाम भी याद कर लिए, पहले कौन था, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। अब इसी तरीके से बांग्लादेश किस तरीके से बनकर उभरा और उसके अंदर किस तरीके से शासन रहा वो भी हमने समझ लिया और याद भी कर लिया। सो अब हमारा पाकिस्तान भी फिनिश, बांग्लादेश भी फिनिश। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट देश की तरफ जिसमें हमें देखते हैं कि आपने क्या बता रखा है और आपके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पाकिस्तान से होते होते बांग्लादेश में भी आ गए और बांग्लादेश से हम नेपाल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में संवैधानिक राजतंत्र रहा। अब इसके आगे की थ्योरी पढ़िए कि 1990 में मजबूत लोकतंत्र के दबाव में आकर राजा ने संसद की मांग को स्वीकार किया। यानी कि पहले यहाँ पे राजतंत्र कायम था और राजा ने अपनी सेना के साथ पूरे देश के ऊपर नियंत्रण कर रखा और उस नियंत्रण के बढ़ते कोई भी पार्टी का तो जगह होती नहीं है और किसी को अपनी अभिव्यक्ति का भी अधिकार नहीं था। धीरे धीरे करके लोगों के अंदर जागरूकता आई कि भाई हमें राजतंत्र के अंदर नहीं रहना, हमें लोकतंत्र कायम करना है और प्रदर्शन करना शुरू किए। अब धीरे धीरे करके जब प्रदर्शन बढ़े तो फिर क्या हुआ, 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र का प्रदर्शन हुआ। ये आपको याद रखना, छोटे मोटे प्रदर्शन तो होते रहे मगर 1990 में ये मजबूत रूप में उभर कर आया सामने, जिसके कारण वर्ष राजा ने अपने संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। यानी जो लोग कह रहे थे कि संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, संविधान का जरूरी है, संविधान के ऊपर देश चलेगा, इस तरह की मांग उठ रही थी, राजा नहीं मान रहा था। राजा अब मान गया। कब मान गया? 1990 में जब मजबूत लोकतंत्र प्रदर्शन उभर कर आया, देखा भाई जनता तो मेरे खिलाफ जा रही है, क्यों ना मान लिया जाए इनकी बात को। तो इन्होंने मान लिया और संविधान को अपनाया। परंतु 1990 में माओवादी के भागों पर अपना प्रभाव जमाने में भी सफल रहे। यानी नेपाल जितना छोटा है उसमें उतनी ही ज्यादा संघर्ष भी भरा हुआ है। संघर्ष कैसे? यानी कि इन्होंने पहले ये देखा, फिर 1990 के अंदर ही माओवादियों ने इनके अनेक भागों पर कब्जा भी कर लिया, उसमें सफल रहे हो। ठीक है, तो राजा की सेना और माओवादियों के बीच हिंसक लड़ाई हुई। ठीक, 2002 में राजा ने संसद भंग कर दिया। अब ये हुआ कि यहाँ तक तो राजा ने मान लिया था कि हाँ ठीक है, हम संवैधानिक राजतंत्र कायम कर लेंगे, परंतु क्या हुआ, 2002 के अंदर राजा ने नहीं माना और संसद को भंग कर दिया। अब भंग जो कर दिया और बचा कुचा जो लोकतंत्र बचा था उसको भी पूर्ण रूप से समाप्त किया। फिर क्या हुआ, 2006 के अंदर देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन दोबारा खड़े हुए और जो दोबारा खड़े हुए उन्होंने फिर से प्रदर्शन किए और अनेक कार्य करने के बाद इस प्रदर्शन के चलते राजा ज्ञानेंद्र को जनता के आगे झुकना पड़ा और जो उन्होंने 2002 में संसद को हटा दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, भंग कर दिया था, अब उसको उन्होंने दोबारा बहाल किया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी नेपाल की स्थिति चल रही है। थोड़ी सी स्थिति और बची है, उसको भी कवर करते हैं, फिर नेपाल से बाहर निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस दल का गठबंधन 7 दलों के गठबंधन के समर्थन से बना था, जो कि काम कर रहा था। उसका नाम था 7 पार्टी अलायंस, जो माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्थन से मिलकर बना था। अब जब उसने 2002 के अंदर जो राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग कर दिया था, उसको दोबारा बहाल किया, परंतु कुछ लोगों के मन में ये था कि हमने संविधान तो बना दिया, जो संसद भंग हुआ था वो दोबारा स्थापित हो गया,
तो उन्होंने ये जरूरी समझा कि राजा की भी जगह ना कहीं देश के अंदर जरूरी है, तो राजा की जगह को पूर्ण रूप से खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये दिमाग के अंदर लेकर कुछ बड़े नेताओं ने ये कहा कि राजा की जगह को बरकरार रखा जाए। परंतु कुछ समय बाद 2008 के अंदर राजतंत्र को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया और जो बची हुई राजा की सीट थी उसको भी बर्खास्त कर दिया गया। और फिर जो पहले वाला संविधान था वो राजा के हित में रखकर बनाया था कि राजा शासन करेगा और संविधान के द्वारा करेगा। तो जब राजा की सीट नहीं रही तो 2015 के अंदर एक नया संविधान अपनाया नेपाल ने। तो ये थी नेपाल की कहानी। सो होपफुली आपको नेपाल की कहानी के अंदर भी कोई डाउट नहीं होगा, हर एक पॉइंट बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपने इसको रीड कर लिया मेरे पढ़ाने के बाद तो आपके लंबे समय तक याद रहने वाला है। दोबारा रिवीजन करने की नीड नहीं पड़ेगी, एक बार रीड करने की नीड पड़ेगी इसको, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ और श्रीलंका में चल के देखते हैं कि आगे वहां क्या क्या परेशानियां देखने को मिल रही है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो देखिए श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि 1948 से लेकर आज तक लोकतंत्र कायम देश है। ये ऐसा देश है जिसके अंदर ना तो कभी सेना के द्वारा संघर्ष आया, ना लोकतंत्र के द्वारा संघर्ष आया, ना संविधान के द्वारा आया, ना ही किसी और चीज के द्वारा संघर्ष आया। इसमें संघर्ष आया तो वो आया जातीय संघर्ष। वो जातीय संघर्ष दो संघर्ष था, दो जातियां थी, सिंधी और तमिल। सिंधी वो लोग थे जो कि वहां के मूल निवासी माने जाते हैं कि हम यहाँ पे पीढ़ियों से रह रहे हैं, हम यहीं के हैं। सिंधी तमिल वो लोग थे जो कि दूसरे देश से आकर बसे हुए थे। दूसरे देश को क्या, हमारे भारत से गए हुए लोग बसे हुए थे तमिलनाडु से, ठीक है। तो वो तमिल लोग थे। दोनों जातियों के बीच में मतभेद होना शुरू हो गया। यानी कि लोग क्या हुआ, सिंधी लोगों ने ये बात उठाई कि भाई देश व्यापी के स्तर पर, देश के स्तर पर जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है उनके अंदर कोई भी बेनिफिट पहुंचाया जाता है किसी भी नागरिकों को, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंधी जाति को ही वो बेनिफिट मिलना चाहिए, अदरवाइज किसी और कास्ट को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तमिल के अंदर सभी भारतीय लोग आते थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, थोड़ी बहुत परसेंटेज सभी की थी। तो इनका ही कहना था कि हम किसी को भी यानी सिंधी के सिवा जो कोई भी जाति है उनको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी। तमिल लोगों का ये कहना था कि भाई अगर हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है तो हमारी पीढ़ी तो यहीं से रह रही है, हमें कितने साल हो गया रहते रहते, तो हमारा हक नहीं बनता इस देश के अंदर। उनका ये मन था। तो इस तरीके दोनों के बीच में काफी बड़ा मतभेद चल रहा था। तमिल द्वारा उग्र तमिल संगठन का गठन किया गया अपनी बात को कहने के लिए, जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं और इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल तेलुगु। तो इनका यानी इस संगठन का मोटिव ये था कि अगर आप हमें कुछ नहीं दे सकते तो आप श्रीलंका के अंदर से जहां पर हमारी संख्या ज्यादा है वहां पर एक नया देश घोषित कर दीजिए। अब ये नई बात सामने आई। तमिल सरकार ने सॉरी श्रीलंका की सरकार ने कहा कि हमारा देश वैसे इतना छोटा सा है, उसमें हम जाति के आधार पर देश तोड़ देंगे फिर हमारे पास बचेगा क्या, तो इसको तो पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया। भाई कुछ सुने ना सुने, तो सुनने के लिए तुम्हारी बात, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया। ये संघर्ष भारत से भी जुड़ा। अब जिस तरीके से इन्होंने इनकी मांगों को मानना मना कर दिया, जो तमिल लोग कह रहे थे, तमिल लोगों के ऊपर संघर्ष यानी तमिल लोगों के ऊपर गलत चीजें हो रही थी, है ना, तमिल लोगों के ऊपर सिंधी लोग भारी पड़ रहे थे, तो ये भारत से जुड़े हुए लोग हैं। तो तमिलनाडु की सरकार का भारतीय केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा कि वो हमारे ही लोग हैं, आप उनकी हेल्प करें। तो भारतीय सरकार ने दोनों ही भारत सरकार ने तमिल को भी समझाया और सिंधी लोगों को भी समझाया, और ये समझाने को यानी कि भारत सरकार ने अंदर वहां पे शांति सेना भेजी। शांति सेना का मोटिव ये था कि बेसिकली वो दोनों ही जातियों को शांत करवाए और वहां की सरकार को समझाए। इस चीज को यानी इस कार्य को श्रीलंका की सरकार ने अच्छा नहीं समझा। उन्होंने माना कि भारत हमारे आंतरिक मामलों के अंदर दखल दे रहा है, उन्होंने ये कहा। और यहीं पर ये तो उन्होंने माना तो माना, ये हमारे देश के लोग भी बुरा मानते हैं उसका। क्यों? क्योंकि उनका ये मन था कि भारत से सेना जो आ रही है वो हमारी तरफ से लड़े, उन्हें मारेगी, मगर वो उन्हें और शांत करवा रही थी कि आप लड़ो मत। तो उन्होंने वहां पे जाके कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाया। तो जब कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा तो भारत सरकार ने 1989 के अंदर उसको शांति सेना को वापस बुला लिया, जिसके अंदर श्रीलंका ने अपना मत रखा कि भारत बड़ा होने की वजह से हमारे ऊपर बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे अंदर दखल अंदाजी कर रहा है, हमारे आंतरिक मामलों में। 2009 में अंदर लिट्टे की समाप्ति हुई, लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल फिल्म की समाप्ति हो गई, और इस लिट्टे की यानी इस ग्रुप की समाप्ति के बाद सारे संघर्ष भी समाप्त हो गए। मगर एक बात जो है इसकी तारीफ की काबिल है वो ये है कि इतने बड़े संघर्ष के चलते हुए भी इसने अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया, और पूरा ध्यान ऐसा दिया कि बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ में कमी नहीं आई। तो ये इसका बेनिफिट या फिर ये इसकी अच्छाई मानी जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर जितने भी दक्षिण एशिया के अंदर देश आते थे, जितने टॉपिक्स हमने इसमें गिवन थे, वो सब मैंने ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिए। सो होपफुली आपको समझ में भी आएगा और कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी इन केस कोई डाउट हो आपके, कहीं बचा हो या कोई टॉपिक अभी ना समझ में आया हो, मैं ये मानता हूँ समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और आपको ये करना है जो कि आपको पता भी है कि एक बार इस चैप्टर को रीड कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जो चीज मैंने लिखवाई है सो होपफुली आपने वो लिखी भी होंगी, नहीं लिखी है तो एक बार दोबारा वीडियो शुरू कीजिए और दोबारा सब चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से काफी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।